तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी से सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और आपके जो भी सारे डाउट्स होंगे वो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और अच्छी तरह से देखने के साथ साथ आप जो भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जा रहे हैं उन सभी को आप नोट करते चले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से, खुली हुई आँखों से देख सकते हैं, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। तो जो पहला है वो है जीवाणु, दूसरा जो है वो कवक, तीसरा जो है वो प्रोटोजोआ, और चौथा जो है शैवाल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो विषाणु यानी वायरस क्या होता है, व्हाट इज वायरस, और विषाणु से उत्पन्न होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताए। तो जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो है विषाणु भी काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश करते ही काफ़ी वो एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ विषाणु जनित रोगों के नाम जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी आदि। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी, हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं। तो आइए बताते चले हम आपको इसके बारे में कि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृदा की उर्वरकता में वृद्धि भी करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत पहले ही से ही ये पता होगा, फिर भी आप लोग के लिए जो ये क्वेश्चन का जो आ रहा है डिस्कशन, तो करवाते चलना है ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो दूध से दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम जो होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं। तो ईस्ट जो है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि किण्वन प्रक्रिया क्या है। तो किण्वन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट यानी प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो एंटीबायोटिक क्या है। तो ऐसी औषधि जो जीवाणु को वृद्धि को रोक देती है या समूल रूप से नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे कि आजकल का जो सीजनली फीवर चल रहा है, तो नॉर्मली दवा से सही नहीं हो पाने के कारण हम एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं। जो लेने के बाद एंटीबायोटिक के बाद पूरी तरह से हमारा फीवर या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाती है। तो वो जो जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर में जो वृद्धि कर जाते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है और वो दवा अच्छे से काम करती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जीवाणुओं और कवक से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। तो इससे जीवाणु और कवक से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम जो हैं वो है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो पेनिसिलिन की खोज कब और किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 ईस्वी में की थी। तो आइए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है शिशु और बच्चों में को टीका क्यों लगाया जाता है। तो शिशु और बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने
उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा ही रोका जा सकता है, तो इसीलिए नवजात बच्चे को टीका दिया जाता है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े और उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आदि में काफ़ी विकास हो, और जो भी ये हैजा, क्षय आदि बीमारी है तो उसको टीका द्वारा हम रोक सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कई संपर्क द्वारा फैलते हैं तो संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम लिखिए। तो राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल इसका उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? तो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को दो तरह का फायदा होता है। जो पहला है वो है मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होना और दूसरा है उसकी उर्वरकता में वृद्धि होना। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं? तो पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे जो होते हैं, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के ये कारण होते हैं, ये रोग फैलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके और उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतु दुर्गंध युक्त पदार्थों पर सूक्ष्म जीव द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न के तरफ। तो जैसा कि अगला प्रश्न है वो है हमारा वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% यानी 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो घरेलू मक्खी है। तो मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। तो मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है, कौन से मच्छर के कारण फैलता है? तो वह है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन के। तो ब्रेड या इडली के फूलने का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेड या इडली के मुख्य के कारण जो है वो फूलने का है वो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो डेंगू के वायरस के वाहक का नाम लिखिए। तो डेंगू वायरस जो होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो जो डेंगू वायरस के जो मच्छर है और मलेरिया रोग का जो वाहक है, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ले और नोटबुक में नोट करते चले क्या, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन भी कभी कभी हो सकती है, क्योंकि दोनों में मादा मच्छर है, लेकिन एक में मलेरिया में जो है मादा एन्फ्लूएंजा और डेंगू में जो है वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है वो हमारा है मच्छर फैलने से रोकने के लिए कोई 3 उपाय। तो मच्छर फैलने से रोकने के लिए 3 उपाय जो है वो इस प्रकार है। हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल, पेट्रोल का छिड़काव आदि करते रहना चाहिए और हमें आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। तो इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए। तो इस रोग का संचरण जल और भोजन के द्वारा होता है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा परिरक्षक किसे कहते हैं? तो नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? तो जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए हम गर्म करते हैं और फिर उसको एक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। कि इसका आपको हम बहुत एक ही सिंपल सा उदाहरण बता दें कि जैसे ही आप मिल्क स्टोर में कहीं लेने जाते, सुधा, अमूल या किसी भी कंपनी का जो पैक्ड दूध लेने जाते हैं, तो आप उसके पैकेट पे देख सकते हैं कि पाश्चरीकरण मिल्क लिखा होता है। तो एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है जो आपको देखने को मिल सकता है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? और ये भी है प्रश्न कि प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए या रखनी चाहिए? तो ऐसी औषधि है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या तो उनकी वृद्धि को रोक देती है, तो उसे हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो हम है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो जितने जो भी सारे प्रश्न है उसे आप कृपया अच्छे से नोटबुक में नोट करते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। और जो टेलीग्राम पे हमारा जो टेस्ट चल रहा है उसको आप देते चलिए ताकि आपके परफॉर्मेंस जो है वो निरंतर अच्छी होती चले और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस और क्विज देंगे या टेस्ट देंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।